हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका मैं संतोष कुमार वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर में अभी तक हम लोगों ने शंट जनरेटर को लगभग पढ़ लिया है। एक पॉइंट बचा हुआ है शंट जनरेटर में, जिसको आज समाप्त करेंगे, और वह पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ डीसी शंट जनरेटर। मतलब शंट जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं अभिलाक्षणिक, और कर्व को कर्व ही या वक्र बोल सकते हो, वक्र बोलते हैं। तो चलिए, ये 2-3 वक्र बनाएंगे हम इसमें। पहला वक्र जो आपको समझाना है वो हम खींचते हैं किसके बीच में, बिटवीन, बी/टी का मतलब हो गया बिटवीन, शॉर्टकट में लिख दिया गया, बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ब्रैकेट में हमने लिख दिया ई, ब्रैकेट में हमने लिख दिया ई जी, एंड फील्ड करंट आई एफ। पहला जो ग्राफ हम खींचेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ईजी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ को ईजी लिखा है। कहीं कहीं पर यह आपको ई आई भी मिल सकता है लिखा। आई मतलब इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वही विद्युत वाहक बल उत्पन्न भी होता है। बात एक ही वर्ड है, चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलिए चाहे उत्पन्न विद्युत वाहक बल बोलिए, दो चीजें होती हैं। एक उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, एक टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्यादा होता है और टर्मिनल वोल्टेज कम होता है। तो कोई कोई बुक में आपको केवल ई लिखा मिल सकता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ई से दिखाते हैं और टर्मिनल वोल्टेज को वी से दिखाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस बुक को आप स्टडी करिए उसमें देख लीजिए किसको क्या कह रहा है। तो यहां पर आपको समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाए इसलिए जी लिख दिया, जी फॉर जनरेट, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल और फील्ड करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे। यह ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, देखिए। ये जो लाइन है इस पर दिखाते हैं ई जी, मतलब उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई जी, और इस लाइन पर दिखाते हैं फील्ड करंट FIELD, फील्ड करंट IF, ब्रैकेट में हमने लिख दिया IF, करंट किसकी, फील्ड की। ये चीज इस पे दिखाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ थोड़ा ये पॉइंट 0 होता है, तो 0 से ग्राफ ना स्टार्ट होकर के थोड़ा यहां से ऊपर से स्टार्ट होता है और कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे होते हुए ऐसे जाके ऐसे सीधे चपटा हो जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम क्या देखेंगे, पहले इस ग्राफ को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको शंट जनरेटर का चित्र बना देता हूं। ये आर्मेचर हो गया, कार्बन ब्रश लग गई, ये 2 तार निकल गए। इसके बाद फील्ड हो गया, फील्ड से पैरेलल में जोड़ दिया इसको, शंट जनरेटर रेडी। यहां से टर्मिनल पॉइंट है, यहां से फिर 2 तार और निकालेंगे हम, जो कि लोड को लेके चले जाएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि एक काम और कर लीजिए, यहीं पर रियोस्टेट भी लगा दीजिए। अब इसकी फील्ड करंट को नियंत्रित करने के लिए शंट फील्ड के सीरीज में एक रियोस्टेट लगा दिया हमने। शंट फील्ड की करंट को नियंत्रित करने के लिए शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में हमने एक रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, परिवर्तमान प्रतिरोधक होता है। इसके मान को ज्यादा कर देंगे तो फील्ड में पहुंचने वाली करंट का मान कम हो जाएगा, इसके मान को कम कर देंगे, रियोस्टेट के मान को कम कर देंगे, फील्ड में पहुंचने वाली करंट का मान ज्यादा हो जाएगा। एक चीज ये है। अब जो है हम अगर फील्ड का करंट बढ़ा दें
अगर रियोस्टेट की वैल्यू को हम कम कर दें, फील्ड का करंट बढ़ा दें, तब क्या होगा, उस कंडीशन में फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ जाएगा। फील्ड में पहुंचने वाली करंट जब ज्यादा हो जाएगी तो फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने की वजह से आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल भी बढ़ जाएगा। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर फील्ड करंट का मान मैं बढ़ाऊंगा तो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। फील्ड करंट का मान कम करूंगा तो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। विद्युत वाहक बल कम करने के दो तरीके हैं। या तो जो आर्मेचर है ये घूम रहा है तो आर्मेचर की आरपीएम कम कर दीजिए, स्पीड कम कर दीजिए। स्पीड कम होगी तो प्रति सेकंड कटने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वह कम हो जाएगा। प्रति सेकंड कटने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा कम हो जाएगी। अब लेकिन मैं बार बार आर्मेचर का आरपीएम कम ज्यादा नहीं करूंगा। उसका एक दूसरा तरीका भी है कि फील्ड का एक्साइटेशन ही मैं कम ज्यादा कर दूं। फील्ड का एक्साइटेशन अगर मैं बढ़ा दूंगा तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा तो आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाले फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर में अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और आर्मेचर का अगर मैं करंट कम कर देता हूं तो फील्ड फ्लक्स कम हो जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा कटने वाला प्रति सेकंड फ्लक्स कम हो जाएगा और उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर रियोस्टेट, इस रियोस्टेट के माध्यम से या इस रियोस्टेट के द्वारा इस फील्ड की करंट को कम ज्यादा करके आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल के मान को नियंत्रित किया जा सकता है। तुम्हारे फील्ड करंट, अगर ये लाइन फील्ड करंट को दर्शा रही है तो फील्ड करंट अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो जनरेटेड विद्युत वाहक बल बढ़ता जाएगा। देखिए फील्ड करंट पहले 0 था लेकिन जनरेट विद्युत वाहक बल 0 नहीं था। एक पॉइंट यह भी आपको समझना है, फील्ड करंट जब 0 है तो जनरेट विद्युत वाहक बल भी 0 होना चाहिए। ग्राफ यहाँ से शुरू होना चाहिए था, यहाँ से ये ग्राफ यहाँ से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये ग्राफ यहाँ से शुरू नहीं हुआ, ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। इसका रीजन ये, इसमें इसका मतलब यह हुआ कि फील्ड करंट अगर 0 है तब भी जनरेट ईएमएफ कुछ ना कुछ है, इतना है। जनरेटेड ईएमएफ कितना है, इतना। अगर फील्ड करंट 0 है तब भी जनरेटेड ईएमएफ इतना है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है शुरुआत में जब आप जनरेटर को चलाते हैं यानी आर्मेचर को घुमाते हैं तो उस टाइम आर्मेचर जो है उस टाइम ये हमारी फील्ड एक्साइट नहीं होती है। उस टाइम जब फील्ड एक्साइट नहीं रहती है देखिए, तो शुरुआत में जब आर्मेचर घूमता है तो वह क्या करता है, फील्ड की बल रेखाओं को काटेगा, लेकिन शुरू में इस फील्ड में कोई करंट तो बह नहीं रहा होगा ना, क्योंकि शुरू में जब आर्मेचर को घुमाना आप शुरू करेंगे तो किसकी बल रेखाओं को काटेगा, फील्ड को, लेकिन फील्ड में तो कोई करंट बह ही नहीं रहा। तो शुरू में आपको पता है कि फील्ड में रेजिडुअल मैग्नेट होता है। रेजिडुअल मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व। तो शुरू में जब आर्मेचर घूमता है तो वह इसके अवशिष्ट चुंबकत्व को काटता है, जिसके कारण थोड़ा सा विद्युत वाहक बल पैदा होता है। वह थोड़ा सा विद्युत वाहक बल यहाँ टर्मिनल पर आता है और फिर फील्ड में जाता है, तब जाकर के फील्ड में करंट बहना शुरू होती है। लेकिन पहली बार जब आर्मेचर घूमता है उस टाइम फील्ड में कोई करंट नहीं बहती रहती है और वह काटता किसकी बल रेखाओं को है, इसके रेजिडुअल मैग्नेट को, अवशिष्ट चुंबकत्व की बल रेखाओं को काटता है। तो शुरुआती कंडीशन में फील्ड में करंट नहीं रहेगी तब भी क्या होगा, थोड़ा सा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। इसीलिए ये देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ करंट, तो ये फील्ड करंट इस पॉइंट पर 0 है। ये फील्ड करंट इस पॉइंट पर 0 है, लेकिन ईएमएफ जो जनरेटेड ईएमएफ है 0 से नहीं स्टार्ट होकर के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। रीजन इसका यही है, अवशिष्ट चुंबकत्व। शुरुआत में फील्ड में, फिर से आप समझ लीजिए, शुरुआत में इस फील्ड में कोई करंट नहीं बह रही होती है। जब आर्मेचर घूमता है तो पहली बार इसमें जो रेजिडुअल मैग्नेट बचा रहता है उसी के बल रेखाओं को काटता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल पैदा होता है, जबकि उस टाइम फील्ड में कोई करंट नहीं बह रही होती है। तो शुरुआत में फील्ड करंट 0 और उत्पन्न विद्युत वाहक बल थोड़ा सा, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ करके चला है, यहां से स्टार्ट हो रहा है।
आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप टिप्पणी करिएगा। फिर इसके बाद अब फील्ड करंट स्टार्ट हो गई, जब थोड़ा सा विद्युत वाहक बल पैदा हो गया टर्मिनल पर, अब वो विद्युत वाहक बल की वजह जो है इस आएगा इस फील्ड में और करंट बहेगी, सर्किट ऐसे ऐसे पूर्ण होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब फील्ड में जब करंट आएगा तब उसके बाद ये फील्ड का एक्साइटेशन और बढ़ेगा, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा कटने वाले फ्लक्स का मान भी और बढ़ जाएगा और फिर और विद्युत वाहक बल पैदा होगा। माने कि अब फील्ड करंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आर्मेचर द्वारा पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो फील्ड करंट का मान देखिए हम इस लाइन पर बढ़ाते जा रहे हैं और आर्मेचर द्वारा पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी धीरे 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 देखिए बढ़ता जा रहा है। आप ऐसा इसको दिखा सकते हैं लाइनिंग से, ऐसे 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 हम इधर आगे फील्ड करंट पर आगे बढ़ रहे हैं और इधर जनरेटेड ईएमएफ पे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। इससे हमें पता चला इधर हमारी फील्ड करंट बढ़ रही है और इधर मेरा उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल भी बढ़ता जा रहा है, इससे बढ़ता चला जा रहा है। ये उत्पन्न विद्युत वाहक बल ऐसे बढ़ता जा रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ता जा रहा है, अभी भी। ये यहां तक पहुंचने के बाद अब देखिए ये लगभग एक सीधी रेखा हो जाती है, अब बढ़ता नहीं है। अब ना बढ़ने का रीजन क्या है, अब फील्ड करंट आप बढ़ाते जाइए, फील्ड करंट आप और बढ़ाइए, लेकिन उत्पन्न विद्युत वाहक बल अब और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम पे अपने पहुंच गया, यहां तक, यहां अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। अब इसके आगे आप फील्ड करंट का मान बढ़ाइए, लेकिन उत्पन्न विद्युत वाहक बल अब इसके ज्यादा और आगे नहीं बढ़ेगा। वजह क्या है, यह इसका जो फील्ड है, इस संद का इसका जो फील्ड है वह अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर गया है। संतृप्त अवस्था प्राप्त कर जाने के बाद इस फील्ड की करंट को चाहे जितना बढ़ा दीजिए, ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट का वैल्यू आप एकदम जीरो कर दीजिए, सारा का सारा करंट आए इसमें, जितना करंट ये वाइंडिंग अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट लेगी और इस रियोस्टेट को आप जीरो पे कर दीजिए, ये वाइंडिंग अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट लेगी और जितना भी करंट आएगा आप चाहे जो करिए, चाहे जैसे जिस भी विधि से इसमें करंट का आप मान बढ़ा दीजिए, लेकिन अब इसमें क्या होगा, यह चुंबक अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर गया है। अब इसमें और अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, आप चाहे जो करिए, करंट का मान चाहे बढ़ाइए, चाहे फील्ड चाहे वोल्टेज का मान आप बढ़ा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अब नहीं बढ़ेगा, संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर गया। संतृप्त अवस्था को मैंने बताया भी था, जैसे एक बाल्टी ले लीजिए और उसमें एक उदाहरण दे रहा हूं संतृप्त अवस्था को समझने के लिए। एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी घोल लीजिए, फिर उसमें चीनी डालिए, चीनी डालते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि शुरुआत में तो विलयन बनता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब विलयन बनना बंद हो जाएगा, बाल्टी में चीनी वैसे पड़ी रह जाएगी, घुलेगी नहीं, माने कि वह विलयन अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। तो जब संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाता है कोई विलयन, तब फिर उसमें विलायक जो है, कोई विलायक उसमें घुलता नहीं है, कोई विलेय उसमें घुलता है। विलायक और विलेय दो चीजें होती हैं, तो विलेय जो घुलता है उसे विलेय बोलते हैं, जो अपने में घुलता है उसको विलायक बोलते हैं। तो जब विलयन संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाता है तो कोई विलेय उसमें घुलेगा नहीं। उसी तरह से जैसे सपोज दैट ये हमारा एक नर्म लोहे का टुकड़ा है, इसके ऊपर हमने बाइंडिंग वाला तार, वही कॉपर वाला जो बाइंडिंग करते हैं पंखियों के, वही तार आप लपेट दीजिए, इस पे लपेट करके उसके बाद डीसी सप्लाई लगा दीजिए, तो ये चुंबक तो बन जाएगा। डीसी सप्लाई का वोल्टेज बढ़ाते जाइए, 12 वोल्ट 13 वोल्ट 14 वोल्ट 15 वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए, इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं बढ़ेगा, माने अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर चुका होगा। फिर और अधिक अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना है तो उसके लिए फिर इसकी कोर बड़ी करनी पड़ेगी और अधिक टर्न लपेटने पड़ेंगे, तब जाकर के चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ेगा। तो जब यह अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर गया तो क्या होगा, फील्ड करंट बढ़ाते जाने के बाद भी उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान नहीं बढ़ेगा और ग्राफ ऐसे चपटा हो जाएगा। यही इतना समझाना था आपको इस ग्राफ में।
आई होप आपको समझ में आएगा। फील्ड करंट बढ़ेगी, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा। फील्ड करंट कम होगी, देखिए इधर कम होते, इधर चले आइए, कम होता जाएगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो माने उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कंट्रोल करने के दो तरीके। एक तरीका तो यह है कि आर्मेचर की स्पीड को कम ज्यादा करिए। तो बार बार आर्मेचर की स्पीड कम ज्यादा करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आप टरबाइन वगैरह से, डीजल इंजन से, किसी चीज से चला रहे हैं तो बार बार आप जाके स्पीड कम ज्यादा नहीं करेंगे। आपको जितना वोल्टेज चाहिए उसके लिए फील्ड के एक्साइटेशन को रियोस्टेट के द्वारा कम ज्यादा करिए, आपको कम ज्यादा करंट मिलेगी। लेकिन जब वही फील्ड अपने किसको प्राप्त हो जाएगी, संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगी, उसके बाद फिर आप फील्ड कम ज्यादा कुछ भी करेंगे तो उससे अधिक वोल्टेज नहीं पैदा हो पाएगा। फिर वोल्टेज एक सीधी रेखा हो जाएगी, मतलब एक फिक्स वोल्टेज मिलने लगेगा आपको, उससे अधिक ऊपर नहीं जा पाएगा फिर। चलिए, तो ये ग्राफ ये हो गया। एक दूसरा ग्राफ आपको और समझाना है, उसको देखिए। जो दूसरा ग्राफ बनाएंगे हम, वह बनाएंगे बिटवीन, दूसरा ग्राफ जो बनेगा आपका वो बनेगा बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट। बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट। इसी में एक ग्राफ और इंक्लूड रहेगा, इसमें दो ग्राफ रहेंगे, इसी एक ग्राफ में दो ग्राफ होगा। दूसरा रहेगा बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज, इसको आप VT लिख लीजिए, VT एंड, और किसके बीच में, लोड करंट को आप दिखा दीजिए IL से। ठीक है। अब एक ग्राफ इसका खींच देते हैं, ये समझ लीजिए, बस ये फिनिश है इसका पॉइंट। पे ज्यादा कठिन नहीं है, बस अलर्ट रहिए, जो बोलूं उसको ध्यान से सुनिए, एकदम बी अलर्ट रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। लीजिए, ये खींच दिया, और एक लाइन ये खींच दिया। तो ऊपर वाली लाइन आपको क्या दर्शाएगी, ऊपर वाली लाइन वही EG को दर्शाएगी, EG, और दूसरा क्या दर्शाएगी, VT, कामा यही लगा दीजिए, VT लिख दीजिए, टर्मिनल वोल्टेज, माने दो चीजों को दर्शाएगी ये लाइन, उत्पन्न विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज दोनों को। और ये वाली लाइन क्या दर्शाएगी, ये दर्शाएगी आर्मेचर करंट, IA, आर्मेचर करंट कामा लोड करंट IL, ये दो चीजों को दर्शाएगी, IA और IL को। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहां से हम ऐसे दिखाएंगे, थोड़ी दूर तक तो ये ऐसे सीधा आएगा, थोड़ी दूर तक ये ऐसे सीधा आएगा, सीधा आकर के फिर ऐसे ऐसे डाउन होने लगेगा, डाउन होकर के फिर ये डॉट 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 में दिखा दिया जाएगा। फिर ये ऐसे सीधा यहीं से स्टार्ट होगा, अलग से नहीं, इसी पॉइंट से ये भी स्टार्ट होगा और ऐसे थोड़ी दूर तक आएगा, उसके बाद फिर ऐसे डॉट 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 इसको दिखा जाए आ जाएगा इस पे। अब इसको समझिए है क्या चीज, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखाना चाह रहा है। तो पहला जो ग्राफ है इसको ग्राफ 1 बता दीजिए, इसको ग्राफ 2 बता दीजिए। पहला ग्राफ जो रहेगा आपका वो किसके किसके बीच रहेगा, जो पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ ये आपका रहेगा EG और IA के बीच में। यहां पर इसको मिटा दीजिए, यहां लिख दीजिए, ये वाला लाइन है IA और ये वाला लाइन है IL, ये आर्मेचर करंट, ये लोड करंट। और ये ग्राफ में ये ऊपर वाला आप दे दीजिए यहाँ पर VT और नीचे वाला है EG। अब मुझे लग रहा है एकदम क्लियर हो गया। पहला ग्राफ जो है ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है किसके किसके बीच खींचा गया है,
ईजी और आईए के बीच में। जो ऊपर वाला ग्राफ खींचा गया है ये टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में। चलिए, तो यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, यही समझ में आ गया आपको। पहला ग्राफ ईजी और आईए, दूसरा ग्राफ वीटी और लोड करंट। अच्छा, इसको समझने के लिए फिर से मुझे शंट जनरेटर वाला वही जो है चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए, शंट जनरेटर का हमने आर्मेचर बना दिया, ये कार्बन ब्रश बना दिया और यहां पर लगा दिया हमने 2 तार। यहां हो गई हमारी फील्ड, फील्ड को पैरेलल जोड़ दिए, यहां भी फील्ड को पैरेलल जोड़ दिए। अभी हमने लोड नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। यह है हमारी शंट फील्ड FSH, लोड नहीं दिया है। अभी आर्मेचर में कितना करंट चल रही होगी? अभी आर्मेचर में करंट इस फील्ड की वजह से ही चलेगी, बस इस फील्ड की वजह से इसका सर्किट पूर्ण हो रहा है और इस फील्ड का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, इसलिए आर्मेचर में बहने वाला करंट बहुत कम होगा, क्योंकि इसके ऊपर लोड है नहीं। लोड के लिए हमने तार तो निकाला है यहां से, लेकिन अभी जोड़ा नहीं है। जोड़ा नहीं तो क्या होगा? इसमें करंट चल रही होगी, जो विद्युत आवेश पैदा हो रहा होगा वो घूम करके इसी माध्यम से अपना पथ पूर्ण कर रहा होगा। लेकिन करंट क्या होगा? करंट तो भाई रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलती है। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है तो कम करंट चलती है, कम रेजिस्टेंस रहता है तो ज्यादा करंट चलती है। तो शंट फील्ड पतले तार की अधिक लपेट वाली होती है, तो इसका रेजिस्टेंस होता है ज्यादा, जिसकी कारण इसमें जो है कम करंट बहेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आर्मेचर में जो IA करंट चल रही है वो बहुत कम वैल्यू की है। तो इस टाइम आर्मेचर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप जो होता है VA बराबर IARA, ये भी बहुत कम हो रहा होगा ना, VIA, क्योंकि RA आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 0.5 ओम 1 ओम ऐसे रहता है, क्योंकि आर्मेचर मोटे कॉपर तार का बाइंडिंग किया जाता है आर्मेचर में, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब करंट भी मान लीजिए शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी करंट मान लीजिए 0.1 0.2 एम्पियर ऐसे चल रही होगी बस, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप निकलता है वो बहुत कम निकलता है। इसलिए इसके वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ नगण्य मान लेते हैं, विदाउट लोड। और हम ये बोलते हैं कि जितना जनरेट कर रहा होगा उतना ही टर्मिनल पर आपको मिल भी रहा होगा। जितना जनरेट कर रहा होगा, विदाउट लोड की बात कर रहा हूं, बिना लोड के, जितना ये उत्पन्न कर रहा होगा वही उतना टर्मिनल पर मिल भी रहा होगा। थोड़ा कुछ जो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा होगा उसको हम नगण्य मान लेंगे, क्योंकि बहुत कम वैल्यू का आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। RA बहुत कम होता ही है, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, और करंट जो चलेगी वो शंट फील्ड की वजह से बहुत कम मान की करंट चलेगी। अच्छा, अब जो है यहां पर आप लोड लगा दीजिए। अभी मैं ग्राफ पे आता हूं, पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर ग्राफ पे आ रहा हूं। लोड लगा दीजिए, ये लीजिए, मैंने कोई यहां पर लोड लगा दिया है, LOAD, लोड। जब लोड लगा देंगे तो लोड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? लोड का रेजिस्टेंस तो कम रहेगा ही। 2 लोड 3 लोड आप पैरेलल में जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। यहां एकदम अटेंशन होकर के बात हमारी सुनिएगा। जैसे लोड को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे आप सीरीज में मान लीजिए 2 ओम ऐसे सीरीज में जोड़ देंगे, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ेंगे ना, इस तरह से, एक रजिस्टर एक लोड ये हो गया, एक लोड ये हो गया, 2 ओम के, तो सीरीज में जोड़ूंगा तो 4 ओम हो जाएगा। लेकिन यही दोनों रजिस्टर को अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं इस तरह से, तब क्या हो जाएगा? ये पैरेलल में जब जोड़ दूंगा तो 1/2 धन 1/2 ऐसे तो आएगा, बराबर हो जाएगा 2/2, बराबर निकलेगा 1 ओम। मतलब टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया। तो बताने का मतलब यह है कि पैरेलल में जब आप जोड़ते जाएंगे कोई चीज को तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, मतलब बहने वाली करंट का मान बढ़ जाएगा। तो जब लोड हमने जोड़ दिया तो करंट बढ़ गई, आर्मेचर के ऊपर लोड ज्यादा पड़ा। जब लोड डाल दिया आपने तो आर्मेचर के ऊपर लोड ज्यादा पड़ा, आर्मेचर से अब होकर के ज्यादा करंट बहने लगी। अब आर्मेचर की करंट आइए 2 रास्तों पर बढ़ गई। पहले तो केवल फील्ड की तरफ जा रही थी, इधर ISH की तरफ, लेकिन अब इधर भी जा रही है, IL, लोड की तरफ भी। तो लोड की तरफ जब जाने लगेगी तो क्या होगा? लोड करंट का मान बढ़ जाएगा तो आर्मेचर करंट का मान भी बढ़ जाएगा। इस टाइम अब आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा आएगा। B बराबर IR वाला फार्मूला भैया लगाइए, B बराबर IR वाला, तो VA आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बराबर IARA। IA अब की बार ज्यादा हो जाएगा, IA दोनों का योग होगा, शंट फील्ड करंट का और
लोड करंट का दोनों का योग होगा। अब लोड करंट यहाँ लगभग 50 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर ऐसे कुछ ना कुछ करंट तो होगी ही। तो अब जो ड्रॉप निकलेगा ना, ये वोल्टेज ड्रॉप कुछ आएगा, वाकई में कुछ आएगा। मान लीजिए बिना लोड के ये 220 वोल्ट पैदा कर रहा था, तो वही 220 वोल्ट हम मान लेते थे कि यहाँ टर्मिनल पर भी मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को हम नगण्य मानते थे। लेकिन अब लोड लगा दिया, तो अब पहले बिना लोड के 220 वोल्ट पैदा कर रहा था, जब लोड लगा दिया तब 220 वोल्ट जो है वो आर्मेचर 220 वोल्ट पैदा तो कर रहा होगा, लेकिन टर्मिनल पर 220 वोल्ट मिलेगा नहीं, टर्मिनल पर मिलेगा कम। कितना कम मिलेगा? आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप, उसमें से आप घटा देंगे तो जो वोल्टेज मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा VT। ठीक है, तो यहां पर आपको यह बताना है कि जब आपने ये ग्राफ जो शुरू हो रहा है, ये जीरो पोजीशन थी आपकी, ये ग्राफ जो शुरू हो रहा है ये इंड पोजीशन से शुरू हो रहा है। इंड पोजीशन का मतलब संतृप्तावस्था से, जब फील्ड अपनी, जब लोड नहीं लगा था, ये लोड आप हटा दीजिए, ये लोड आप हटा दीजिए, टर्मिनल वोल्टेज जो लिखा हो सब हटा दीजिए। चलिए, जब लोड नहीं लगा था और यह फील्ड अपनी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर गई थी, माने अब फील्ड और अधिक चुंबकित नहीं हो सकती है, तो और जितना विद्युत वाहक बल बनना था ये बन गया था। पिछले ग्राफ में आपने देखा होगा कि ऐसे जो है ग्राफ का लाइन ऐसे चढ़ा था, ऐसे चढ़ के गया था, तो वही लाइन यहां से आ गई है। जितना विद्युत वाहक बल बनना था उतना बन चुका है यहां तक। अब यह फील्ड हमारी संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। अब क्या होगा, जब मैं लोड लगा दूंगा इधर, जब मैं इधर को लोड लगा दूंगा तो क्या होगा, करंट इधर भाग चलने लगेगी। लोड का रेजिस्टेंस, माने लोड आप बढ़ाते जाएंगे तो करंट ज्यादातर इधर भागने लगेगी लोड की तरफ, तो क्या होगा, शंट फील्ड की तरफ बहने वाला करंट कम हो जाएगा, क्योंकि करंट का यह गुण होता है कि सदैव सरल से सरल मार्ग पर चलने का प्रयास करती है। तो सारा का सारा करंट इस लोड की तरफ जाने लगेगा। लोड आप बढ़ाते जाएंगे तो करंट जो है इधर जाने लगेगा, फील्ड की तरफ करंट कम जाने लगेगा। तो जब लोड की तरफ ज्यादा करंट जाने लगेगा, फील्ड की तरफ करंट कम हो जाएगा, तो फील्ड का एक्साइटेशन कम होते ही क्या होगा, आर्मेचर तो घूमता रहेगा उसी स्पीड पर, लेकिन फ्लक्स का मान कम हो जाएगा और उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा, जिसके कारण लोड आप जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर हम ये जो ग्राफ खींच रहे हैं लोड के रिस्पेक्ट में है, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उत्पन्न, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा। आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, साथ ही साथ सारा करंट लोड की तरफ भागेगा और शंट फील्ड की तरफ बहने वाला करंट कम हो जाएगा, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम होगा तो ये ग्राफ देखिए, लोड आप कम करते जाइए, जैसे जैसे लोड आप कम नहीं बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है हमारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम होता जाएगा। अब देखिए लोड बढ़ाते जाइए, ग्राफ नीचे की तरफ डाउन होता जा रहा है। लोड आप बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ नीचे की तरफ डाउन होता जा रहा है, माने उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम हो रहा है। जैसे जैसे लोड आप बढ़ाएंगे उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे आकर के फिर ये सीधे जीरो हो जाएगा। माने इतना ज्यादा अगर आपने लोड लगा दिया, इतना ज्यादा लोड लगा दिया आपने कि सारा का सारा करंट लोड की तरफ चला गया, शंट फील्ड की तरफ अब कोई करंट ही नहीं जा रहा है, तब क्या होगा, आर्मेचर तो घूमता रहेगा लेकिन उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल जीरो हो जाएगा। तो ये सीधे गिर करके इस जो लाइन पर आ जाएगी, जीरो वाली लाइन पे, तो आर्मेचर करंट आपका आर्मेचर करंट वाली लाइन पे आ जाएगी। तो माने उस टाइम जो है आपका उत्पन्न विद्युत वाहक बल जीरो हो जाएगा, जब लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि शंट जनरेटर को एक निश्चित लोड पर चलाना चाहिए। निश्चित लोड से अधिक लोड पर अगर चला देंगे तो लोड की तरफ करंट का प्रवाह ज्यादा होने लगेगा और फील्ड हमारी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा कमजोर पड़ने लगेगा, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। तो पहला ग्राफ आपने देखा, पहला ग्राफ किसके किसके बीच था, उत्पन्न विद्युत वाहक बल और आर्मेचर करंट के बीच में। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है धीरे 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 कम होने लग रहा है। जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ रही है, ये लाइन आगे बढ़ रही है, ये ग्राफ नीचे को आ रहा है, मतलब आर्मेचर करंट बढ़ रहा है और उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम होता जा रहा है।
ठीक। अब दूसरा ग्राफ क्या है, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में। लोड आप बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज भी कम होता जाएगा, बीटी भी कम होता जाएगा, क्योंकि जब आप लोड बढ़ाएंगे तो लोड का करंट बढ़ जाएगा। लोड का करंट बढ़ जाएगा तो आर्मेचर, भाई लोड का सारा लोड करंट कहाँ कौन बियर करेगा, आर्मेचर ही तो बियर करेगा। तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाएगा। आर्मेचर करंट का मान जब बढ़ जाएगा तो आर्मेचर द्वारा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। माने बिना लोड के अगर आर्मेचर 220 वोल्ट पैदा कर रहा है तो लोड लगा देने के बाद वही आर्मेचर हो सकता है कि 200 वोल्ट पैदा करे, 20 वोल्ट ड्रॉप हो जाए इसकी अपनी बाइंडिंग की वजह से, तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। तो यही वो चीज यहाँ दिखा रहा है ये ग्राफ की आर्मेचर करंट, या ऐसा आप समझ लीजिए लोड करंट जैसे जैसे बढ़ा तो टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ भी, ये ऊपर वाला ग्राफ, टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ भी धीरे धीरे गिरने लगा। जैसे जैसे लोड का करंट बढ़ता जा रहा है टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और आप लोड करंट और आगे बढ़ाते जाए टर्मिनल वोल्टेज आते आते एकदम जीरो हो जाएगी। जितना ज्यादा आप लोड करंट बढ़ाते जाएंगे टर्मिनल वोल्टेज आपकी जीरो हो जाएगी। तो यही इस ग्राफ में समझाना था हमें, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में लिखिएगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, कुछ ना समझ में आया हो तो, या मैसेज लिख सकते हैं। लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि मैं एक ही चीज को इतनी बार बोल दिया हूं कि समझ में आ गया होगा। और ये भी हो सकता है कि कोई यहाँ ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ऐसी एक आध गलती हुई हो कि कहीं पर मैं मेरे दिमाग में चल कुछ और रहा हो और मैं बोल कुछ और दिया हूं, तो उसको आप अंडरस्टैंड करिएगा। संभवतः कोशिश हमने किया है कि ऐसी गलती ना हो, लेकिन इन केस अगर हुई होगी तो आप उसको अंडरस्टैंड कर जाइएगा कि मेरा कहने का भावार्थ क्या है वो आप समझ जाइएगा। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरह की वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ इतना डिटेल में जा करके ये YouTube पे कोई समझाएगा नहीं। दूसरी चीज, इतना डिटेल में अभी बता दूं, इतना डिटेल में ITI के लड़के पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनके लिए बेहतरीन है, बेहतरीन क्लासेस में दूंगा। और ये जो क्लास लिया वो भी बेहतरीन है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। अब इस ग्राफ से रिलेटेड है जैसा भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाएंगे। और ये भी आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, कंपटीशन को टफ किया जा रहा है। कंपटीशन टफ करने के लिए क्या करें, क्वेश्चन तो नए पैदा करने पड़ेंगे ना। नए क्वेश्चन कहाँ से पैदा होंगे, आपकी बुक से ही पैदा होंगे। तो ग्राफ वगैरह से भी क्वेश्चन आएंगे अब धीरे धीरे, तो इसलिए अपनी तैयारी को आप थोड़ा सा और मेंटेन करिए। तो चलिए ठीक है, इस क्लास को ओवर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।